नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाखों लोगों द्वारा सराही बेस्ट सेलिंग बुक इकिगाई के बारे में। दोस्तों, इस बुक के ऑथर हैं हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिलेरस। दोस्तों, इस बुक के अंदर जापानीज सीक्रेट के बारे में बताया गया है, जिसका यूज करके जापान के लोग इतनी लंबी आयु तक स्वस्थ और हैप्पी लाइफ को जीते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चलेगा दोस्तों कि जापान के लोगों की खाद्य संस्कृति कैसी है और वो कैसे तनाव से डील करते हैं और उनके परंपरा और उनके कल्चर कैसा है। इसलिए दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को जापान के लोगों की लंबी आयु के सीक्रेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि बूढ़े होते हुए जवान रहने की कला। जापानीज लोग ऐसा मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक इकिगाई होता है। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक इंसान के अंदर इकिगाई छुपा होता है और उसे खोजने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे की एक वजह है और वह उन्हें मिला हुआ इकिगाई। तो चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं कि इकिगाई का मीनिंग क्या है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जो दो शब्दों से मिल करके बना है, इकी प्लस गाई, जिसे बहुत से लोग काई भी बोलते हैं। जहां पर इकी का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन और गाई का मतलब है पर्पज, रिजल्ट या फिर इफेक्ट, यानी कि इकिगाई का कंबाइन अर्थ होता है दोस्तों पर्पज ऑफ लाइफ, यानी कि आपके सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठने का कारण, द रीजन यू वेक अप फॉर इन द मॉर्निंग। अभी अगर आप अपना इकिगाई जानना चाहते हैं तो अभी पेन और कॉपी उठाइए और इन 4 सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कीजिए। ये जवाब आपके खुद के होने चाहिए। सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि आप किन चीज़ों से प्यार करते हैं। आप एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए व्हाट आई लव। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे मैंने खुद का इकिगाई फाइंड किया। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को करना आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे थिंकिंग यानी कि सोचना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बुक रीडिंग भी अच्छा लगता है और उनको समराइज करके लोगों के साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। इसके साथ ही मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी पसंद है और मैं अपने थॉट्स को भी लोगों के सामने आसानी से अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मुझे लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही मैं लोगों को अच्छे से सलाह भी दे सकता हूँ और मुझे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई किसी भी टॉपिक के बारे में बताता है तो जब तक मुझे उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता और इसलिए मैं उसमें रिसर्च करता रहता हूँ और मुझे देर तक काम करना भी पसंद है। और इसके साथ ही मुझे वीडियोग्राफी करने का, कैमरा फेस करने का, क्रिएटिव और वीडियो को एडिटिंग करने का, पोस्ट बनाने का और लोगों को ऑब्जर्व करने का, इस नेचर को ऑब्जर्व करने का, ये सारे शौक हैं। और इसके साथ ही मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके साथ ही कई सारे और भी शौक हैं, जैसे कि रिस्क लेना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना और अकेले बैठना। दोस्तों, ऐसे ही आपकी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है एंड इस लिस्ट को आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। आपको जो जो चीज़ें पसंद है आपको इस लिस्ट के अंदर वे सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी उन सारे की सारी चीज़ों को आप लिखिए कि आप किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं। नाउ अभी हमें खुद से दूसरा सवाल पूछना है, वो ये है कि व्हाट आई एम गुड एट, यानी कि आप इस समय किस चीज़ को करने में अच्छे हैं या फिर किस चीज़ को आप ट्रेनिंग के जरिए, कोचिंग के जरिए बेहतर बना सकते हैं। जैसे मेरे केस के अंदर शुरुआत में मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की तो मुझे इसके अंदर कंफर्टेबल फील होने लगा और आज मेरी बहुत ही अच्छी कमांड है जिसकी हेल्प से मैं लोगों को आसानी से समझा पाता हूँ। और पहले स्टार्टिंग में मेरी जो वीडियोज़ एडिटिंग की स्किल थी वो भी काफ़ी नॉर्मल थी। आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप आज के हमारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को सीखा और अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया और आज हमारी एडिटिंग जो स्किल है वो बेहतर बन पाई है। शुरुआत में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं कैसे कैमरे को फेस कर सकता हूँ। बीच बीच में मैं काफ़ी चीज़ों को भूल जाता था। तो इन सभी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस के साथ अपनी लाइफ के अंदर एडोप्ट किया है, उन चीज़ों को ट्रेनिंग के जरिए सीखा है एंड आज मैं उन सभी चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो आपको भी आपने जो चीज़ें लिखी हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, उन सारे की सारी चीज़ों में से ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जिन चीज़ों के अंदर या तो आप अच्छे हैं या फिर आप उनको बेहतर बना सकते हैं।
इन माई केस कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मैं अच्छा था और जिन चीज़ों को मैं अच्छा बना सकता था, और उन सारी चीज़ों को मैंने लिया। और उसके बाद आपको जाना है थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में आपने खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, जो ये है कि व्हाट द वर्ल्ड नीड, कि संसार को उन सारी स्किल्स के अंदर, उन सारे चीज़ों में से जो आप करते हैं, उनमें से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सपोज कीजिए जैसे मुझे भी बुक्स पढ़ना और उनकी समरी बनाना अच्छा लगता था। अभी संसार को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास टाइम की कमी है, या फिर वो बुक्स जैसे उठाते हैं तो उनको नींद आ जाती है। तो इसीलिए इस सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने हमारे इस चैनल को क्रिएट किया है, और इस चैनल की हेल्प से मैं अपना पैशन भी फॉलो कर पा रहा हूँ और लोगों की हेल्प भी कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको जो चीज़ें पसंद हैं और जिन चीज़ों में आप बेहतर हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना होगा जिनको लोग चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि वीडियोग्राफी, एडिटिंग करना, पोस्ट बनाना, कंसल्टिंग करना। आप अगर योगा सिखाते हैं तो आप लोगों को योगा सिखा सकते हैं। आप टीचिंग करना अगर अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को अभी नीड है, और अगर आप इस नीड को फुलफिल करेंगे तभी आप फोर्थ स्टेप के ऊपर जा पाएंगे। एंड फोर्थ स्टेप के अंदर आपने देखना है कि क्या इसके लिए कोई मुझे पे करेगा, क्या इसके लिए मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार होगा। आई होप दोस्तों कि आपके पास इन चारों क्वेश्चंस के जवाब रेडी हैं। आपने उन सारी की सारी चीज़ों को लिख लिया है। एंड नाउ आपको भी 4 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। पहले सर्कल में वो सभी चीज़ें लिखनी हैं जिन्हें करना आपको पसंद है या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, और दूसरे सर्कल में उन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है जिसकी इस संसार को ज़रूरत है, और तीसरे सर्कल में वे सारी की सारी चीज़ें आएंगी जिनके लिए आपको पे किया जा सकता है, और फोर्थ और लास्ट सर्कल में आपको वे सारी चीज़ें लिखनी है जिसमें आप अच्छे हैं। और अभी पहले सर्कल और दूसरे सर्कल का इंटरसेक्शन होगा आपका मिशन, और अभी दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन को आप अपना वोकेशन बना सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ की संसार को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है, उसे आप अपने वोकेशन के रूप में चुन सकते हैं। और फोर्थ सर्कल और थर्ड सर्कल, इन दोनों के इंटरसेक्शन को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं और जिन चीज़ों के लिए आपको पे किया जा सकता है, वही आपका प्रोफेशन हो सकता है। और अभी फर्स्ट और फोर्थ सर्कल का इंटरसेक्शन होगा आपका पैशन, यानी कि जिस चीज़ को आपको करना पसंद है और जिस चीज़ में आप अच्छे भी हैं, उसे आप अपने पैशन के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने इकिगाई को जानने के बारे में बात करें तो आपको इन चारों सर्कल्स के एक कॉमन पॉइंट को ढूंढना है, जिसमें वो सभी चीज़ें भी शामिल हो जिससे आप प्यार करते हैं, और वो भी शामिल हो जिसको इस संसार को ज़रूरत है, और वे भी चीज़ें शामिल हो जिसके लिए लोग आपको पे कर सकते हैं, और वे भी चीज़ें शामिल हो जिसमें आप अच्छे हैं। इन चारों सर्कल्स के अंदर जो चीज़ें कॉमन है वही है आपका इकिगाई। हमारे केस के अंदर हमारा इकिगाई है हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जिसके अंदर मैं अच्छा भी हूँ और जिसकी लोगों को ज़रूरत भी है, और लोग इस चीज़ के लिए मुझे पे भी करेंगे, और इस चीज़ को करना मुझे पसंद भी है। आई होप दोस्तों इन सभी स्टेप्स को यूज करके आपने अभी तक अपना इकिगाई फाइंड आउट कर लिया है। वेल, अगर आपको अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है तो कुछ समय बैठिए, दोबारा से उन सभी चीज़ों के बारे में सोचिए और उन सभी चीज़ों को लिखिए। कभी ना कभी आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा, जिससे आप खुश भी रह सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और जिस दिन आपको अपना इकिगाई मिल गया, उस दिन आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा और आप हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए लंबे समय तक जी पाएंगे। एक बार जब आपको आपका इकिगाई मिल गया तो फिर आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि अब आपके पास है आपके लाइफ का पर्पज। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपका इकिगाई ढूंढने में हेल्प करेंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जापानीज लोगों के तन मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे के राज क्या हैं। जापान के लोग हमेशा काफ़ी काम करते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं। सच बात तो ये है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं। जब तक उनका शरीर साथ देता है, वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं।
इनफैक्ट जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई मीनिंग ही नहीं है। जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनके इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी आयु की वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ की स्टडी पर बहुत से अनोखे तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि ये लोग सिर्फ ज्यादा सालों तक ही नहीं जीते, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी नहीं लगती। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना ज़्यादा इफेक्टिव और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज़ की कमी की वजह से उम्र बढ़ने की प्रतिक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है और इसका क्रेडिट वो 80% पेट भर कर खाने और चाय पीने की हैबिट को देते हैं। 80% का सीक्रेट जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापानीज लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में उनकी जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडोसन की प्रक्रिया को भी कम करता है। मोआई यानी कि जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनके कल्चर का एक भाग है। मोआई शब्द का मतलब है एक ही उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुए लोगों का समूह। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। चैप्टर 2, उम्र न बढ़ने के राज। इस चैप्टर में आपको उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है जो आपको आनंद और लंबा जीवन जीने में हेल्प करेंगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यह बहुत ही पुरानी कहावत है, लेकिन काफी मीनिंगफुल और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम न करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम न करें तो हमारा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न भी कमजोर होने लगता है। इसलिए हमारे ब्रेन को व्यायाम की जरूरत है। जब दिमाग को नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि आप इस वीडियो को देख करके सीख रहे हैं, तो दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस का निर्माण होता है और दिमाग दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमेशा नई नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले हमें कुछ समय के लिए कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफ़ी आसान है। असल में वह काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और एक्सपीरियंस का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। दूसरों के साथ कोई खेल खेलना या फिर बातें करने से भी मन में एक नया जोश आता है, जिससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। स्ट्रेस, लंबी आयु का मार्ग। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं और इसके पीछे की वजह है दोस्तों तनाव। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने कहा है कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही बहुत ही ज्यादा कंपटीशन भरा माहौल है। ऐसे सिचुएशंस में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा से ही मिलते रहे हैं और रिस्पॉन्ड के तौर पर हमारे शरीर में स्ट्रेस बनता है। वैसे देखा जाए तो यह तनाव अच्छा है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। तनाव कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें सताने वाले डर या फिर चिंताएं, चाहे असली हो या फिर नकली, लेकिन उनसे जो तनाव उत्पन्न होता है उसके रिजल्ट हमेशा असली होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे हमारे हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर के कई अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समस्या के आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोग इसके लिए माइंडफुल यानी कि अवेयर रहने की सलाह देते हैं। स्ट्रेस से फ्री होने के उपायों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवेयर रहना, यानी कि हम किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, इस चीज़ पर हमारा ध्यान एकाग्र करना अवेयरनेस की पहली स्टेप है।
ऐसा करने से हम अपने वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने कंट्रोल के बाहर जाने से रोकते हैं। अवेयरनेस की अवस्था तक पहुंचने का एक रास्ता है दोस्तों, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन की हेल्प से हम इस वर्ल्ड से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छान करके अपने मन में भेज सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि अवेयरनेस को हम ट्रेनिंग के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को हमेशा के लिए प्रैक्टिस कर पाए तो हम आसानी से स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा समय रहने वाला और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के लिए और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए हमेशा ही फायदेमंद होता है। एक जगह पर बैठे रहना भी आपकी उम्र बढ़ने की वजह बन सकता है। काम की जगहों पर या फिर घर में एक ही जगह पर ज्यादा लंबे समय तक बैठकर काम करने से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है और इससे हमें हाइपरटेंशन, बदहजमी, हार्ट अटैक और हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं और पूरे शरीर की संस्था का काम बिगड़ जाता है। इन बातों का ध्यान रख करके हम इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऑफिस जाते समय पैदल जाएं, अगर पॉसिबल हो तो हर रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और आपकी सांस लेने की क्षमता भी अच्छी होगी। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू कीजिए, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें, इससे आपका शरीर तंदुरुस्त होता है, साथ ही साथ आपके मन को भी नई ऊर्जा मिलती है। अपने हर रोज के कामों को सजगता से देखें, शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई हैबिट्स अपनाएं। यदि हम अपनी लाइफ के अंदर ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं और इसी से आप लंबी आयु तक जी सकते हैं। हेल्दी रहने का राज, कुछ लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों उनकी स्किन। हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं वो हमारी स्किन पर साफ दिखाई देते हैं। हमारी स्किन हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है और हमेशा यंग रहने के लिए सबसे इफेक्टिव साधन है दोस्तों नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं जिससे हम यंग दिखाई देते हैं और इसके साथ ही इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे इससे हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और ये कैंसर से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जरूरी घटकों का निर्माण करता है और इससे हमारे शरीर के अंदर कुदरती इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका भी कम होती है। चैप्टर 3, लोगोपैथी से इकिगाई तक। इस चैप्टर में दोस्तों ऑथर हमें अपनी लाइफ का प्रबंध जान करके लंबी आयु तक जीने की कला के बारे में बताते हैं। लोगोपैथी यानी कि क्या? लोगोपैथी लोगों को उनके जीवन का ऑब्जेक्टिव समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वो नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ देते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। लोगोथेरेपी के अंदर मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं दोस्तों कि लोगोथेरेपी के दौरान मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी लाइफ को शुरू करता है। फ्रैंकलिन कहते हैं कि आप लोगों से हर एक चीज छीन सकते हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से देखना है और उसका किस इमोशन के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से भी कभी नहीं छीन सकते। मोरिता थेरेपी। जिस दशक में लोगोथेरेपी की शुरुआत हुई थी उसी दशक में कुछ साल पहले जापान के जैन बुद्धिस्ट और मनोचिकित्सक शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्यों के आधार पर एक थेरेपी का इजाद किया था। इस थेरेपी का उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाता था जो किसी बड़े ऑपरेशन या फिर इलाज के बाद खुद को निराश महसूस करते हैं। मोरिता थेरेपी के अंदर सबसे पहले मरीज को अपनी भावनाओं के बारे में जानने और उन्हें स्वीकार करने की सलाह दी जाती है और इसके साथ ही उन्हें नई नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। चैप्टर 4, डिस्कवर द फ्लो स्टेट। किसी काम के साथ जुट जाना यानी कि उस काम को करते वक्त पूरा होश खो करके उसमें खो जाने की अवस्था को ही फ्लो स्टेट का नाम दिया गया है।
जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो हम उस काम के अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी थॉट नहीं आता। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को फ्लो स्टेट के अंदर ले जा सकते हैं। पहला, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज़्यादा कठिन ना हो। ऐसा कोई काम खोजना जिसे करने में थोड़ी कठिनाई हो, जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर का हो, वह आपको फ्लो स्टेट में पहुंचाने में हेल्प करेगा। हर काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह से उन काम को पूरा करने के लिए भी हमें कुछ कुशलताओं की आवश्यकता होती है। जो काम अभी हम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर हमें कम कुशलता की आवश्यकता है तो इस काम को करने में हमें मज़ा नहीं आएगा और वो काम हमें बोरिंग लगेगा। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता से बाहर का है और उसे पूरा करने में हमें ज़्यादा गुणवत्ता और कुशलता की आवश्यकता है तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और चैलेंज का एहसास भी होगा। दूसरा, फ्लो स्टेट हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्यों का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आप को झोंक देना भी होता है। नंबर 3, एक ही लक्ष्य पर फोकस कीजिए। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करके फ्लो स्टेट में जाना बहुत ही आसान होता है। किसी भी काम को फोकस के साथ करने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। पहला, काम के लिए अच्छा माहौल। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास का होना। और किसी भी काम को करते टाइम आप पोमोडोरो टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर आप अपने काम को 30-30 मिनट के 5 स्लैब्स के अंदर डिवाइड कीजिए और हर एक स्लैब के अंदर आपको 25 मिनट काम करना है और 5 मिनट आपको रेस्ट करना है या फिर आपको खुले वातावरण के अंदर जाना है। और ऐसे करके आप 5 स्लैब्स के अंदर काम कीजिए और जब आप 5th स्लैब के पास आए तो उसके बाद आपको 25 मिनट काम करके एक लंबा यानी कि 30 मिनट तक का ब्रेक लेना है। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने काम पर फोकस को भी बढ़ा सकते हैं। माइक्रो फ्लो यानी कि हर रोज के काम में मिलने वाले आनंद को एंजॉय कीजिए। छोटे छोटे कामों में खो करके उनमें आनंद प्राप्त करना ही माइक्रो फ्लो प्राप्त करने की अनोखी कला है। अगर हम खुद को फ्लो स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो इसका एक और मेथड है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। और इसके साथ ही इन सवालों के जवाब आपको फ्लो स्टेट में पहुंचने में हेल्प करेंगे कि आपको अकेले काम करना पसंद है या फिर टीम में, या फिर आपको फिजिकल वर्क करने में मजा आता है या फिर सोचने वाले काम करने में। चैप्टर नंबर 5, दीर्घायु मास्टर्स, विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। आज की तारीख में विश्व भर में लगभग 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से सिर्फ 74 लोगों की उम्र के प्रमाण उपलब्ध हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो न हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमेशा सीखते रहिए। भले ही आप बूढ़े हो जाएं या फिर आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ हो या फिर दर्द आपको दिन रात जगाता हो, तब भी आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सिचुएशंस को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी भी नहीं थकता और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र हैं। शायद इसलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाले लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाले लोग रहते हैं। गांव का ज़्यादा शांत और आनंदित जीवन ही इनकी लंबी आयु का राज है। जापान सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टर की राय लेना और हमारी संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान देती हैं। चैप्टर नंबर 6, जापान में रहने वाले लंबी आयु के लोगों से सीख। चिंता न करना लंबी आयु का राज है। चिंता न करने की वजह से मन हमेशा युवा रहता है और मन आपको कभी भी बूढ़ा होने नहीं देता। खुले मन से और हंसते हंसते सामने आए इंसान का स्वागत कीजिए। अगर आप खुले मन से और हंसते हुए लोगों के सामने जाएंगे तो आपके पोतों समेत सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिल करके रहना और उनसे बात करना। दूसरा, कुछ अच्छी आदतें अपनाना। जापान के लंबी आयु वाले लोगों के अंदर बहुत सी आदतें हैं
जैसे कि वो सुबह 6 बजे उठ करके बगीचों में उगी सब्जियों को देखते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ऐसा करने से उन्हें शांति और खुशी महसूस होती है। कम से कम 1 घंटा बगीचे में बिताने के बाद ही वो खाना खाते हैं। और एक जापानीज महिला कहती है कि मैं अपनी सब्जी खुद अपने बगीचे में उगाती हूँ और अपने लिए खुद खाना पकाती हूँ। जापान में रहने वाले एक और व्यक्ति कहते हैं कि मैं अलार्म लगा करके ठीक 4 बजे उठता हूँ और उसके बाद कॉफ़ी पीता हूँ और हल्का सा व्यायाम करता हूँ। इस व्यायाम की वजह से मुझे दिन भर में ऊर्जा मिलती है। तीसरा, अपनी दोस्ती को सींचें। दोस्तों के साथ रहना ही कई लोगों का इकिगाई होता है। उनसे हर रोज मिलना और गपशप करना उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आराम से जीना, आराम से और इत्मीनान से जीना ही कई लोगों की लंबी आयु का राज है। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यकीनन आप लंबी आयु तक जिएंगे। सकारात्मक बने रहना। जापान में रहने वाले लंबी आयु वाले लोगों का कहना है कि हर रोज सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फायदा लूँगा। जापान में रहने वाली 100 साल की एक महिला कहती हैं कि वो अभी भी अपने आप को युवा समझती है और उसी के समान वो तमाम सारी चीज़ें करती हैं। हंसना और हंसाना, ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। चैप्टर नंबर 7, इकिगाई खाद्य संस्कृति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में 100 साल से ऊपर की आयु के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और वो भी बिल्कुल स्वस्थ। और इसके पीछे का राज है उनका खान पान। यहाँ के लोग खाने में डाइवर्सिटी पसंद करते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गाजर, पालक, गोभी, बैगन, फल इत्यादि खाते हैं। ओकिनावा में 30% से ज़्यादा कैलोरीज सब्जियों से मिलती हैं। इसके साथ ही वे हर रोज चावल और नूडल्स भी खाते हैं। ये लोग शक्कर भी बहुत कम खाते हैं और वो भी प्योर गन्ने से बनी हुई। खाने में नमक की मात्रा औसतन 6 से 7 ग्राम रखते हैं। कम खाएं और भरपूर जिएं। आप कितना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। यहाँ पर हारा हाचिबू यानी कि केवल इतना खाएं जिससे कि आपका पेट 80% भर जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसके साथ ही जापानी लोग ग्रीन टी और वाइट टी भी पीते हैं। यही उनकी लंबी आयु का राज है। चैप्टर नंबर 8, लयबद्ध व्यायाम। जापान के लोग अपनी लंबी आयु का क्रेडिट उनके हमेशा हल्का व्यायाम करने की हैबिट को भी देते हैं। ये लोग जिम में जाकर भारी भरकम मशीनों से कठोर व्यायाम करने की सलाह नहीं देते, बल्कि ये तो शरीर को हल्की हलचल के लिए हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं। ये लोग सुबह जल्दी उठ करके प्रकृति को निहारते हैं और योग अभ्यास करते हैं। चैप्टर नंबर 9, दृढ़ता और वाबी साबी। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि ओकिनावा के लोग चिंता और तनाव से कैसे डील करते हैं। दृढ़ता यानी कि क्या? समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता ही हमारी दृढ़ता कहलाती है। हम जितनी ज़्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी हम उनसे बाहर आ पाएंगे और एक मीनिंगफुल लाइफ को जी पाएंगे। यहाँ के लोगों को उनके जीवन में आई परिस्थितियों का सामना करके उनमें से कैसे राहत निकालनी है यह पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं होती उनकी चिंता करना वो छोड़ देते हैं। मनुष्य को संसार में रह करके सभी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए और साथ ही उन सभी चीज़ों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए जो सजगता आवश्यक है वह भी उसके पास होनी चाहिए। इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक कि आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही होता है। वाबी साबी, क्षण भंगुर और सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी एक जापानी कल्पना है जो हमें ये बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने की बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इसलिए जापान के लोग ऐसी कहावतें हमेशा टूटे हुए कपों पर या फिर अपूर्ण वस्तुओं पर लिखते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुदरत भी ऐसी ही होती है। जापानीज लोगों का ये भी मानना है कि हमें कभी भी आय के एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें आय के कई सोर्स बनाने चाहिए। वो मानते हैं कि हमेशा छोटे छोटे खतरों का सामना करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहें जो आपको कमज़ोर बनाती हैं, जैसे कि नशा, जंक फूड, मीठा एक्सेट्रा। वेल फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।